हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार और आज के इस वीडियो में, जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल से पढ़ लिया होगा, वी आर गोइंग टू बाय अ वेरी फर्स्ट ओन कार। सो दोस्तों यस, आज के इस वीडियो में मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अबाउट अ न्यू कार। वो कौन सी कार है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लस मैंने ये कार कैसे ली एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। EMI क्या होती है, EMI क्या होती है बेसिकली कि भाई क्या EMI मेरे को पड़ रही है, कितना मैंने डाउन पेमेंट किया है, क्या फाइनेंसिंग मोड मैंने यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि भाई ये कार जब हम परचेज करते हैं तो हमें कौन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो भाई मैं कार अभी बताऊंगा नहीं कि वो कौन सी कार है, एक बार हम जब डिलीवरी वाले शोरूम पे पहुंच जाएंगे वहाँ पे जाके मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सी कार है। बट तब तक अगर मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, तो दोस्तों सबसे पहले ये जो कार लॉन्च हुई थी वो लॉन्च हुई थी आई थिंक जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में ऑफ 2022, ठीक है। तो 2022 में ये कार लॉन्च हुई थी एंड देन मैंने उसको मिड वीक ऑफ फेब में बुक कर दी थी ये पर्टिकुलर कार को। एंड वो टाइम पे मेरे को बोला गया था कि जी उसकी वेटिंग पीरियड है, बिकॉज आई वॉज शॉक्ड कि अगर आप देखोगे 4 व्हीलर्स की जो वेटिंग चल रही है आजकल मार्केट में, एंड इतनी ज़्यादा डिमांड है 4 व्हीलर्स की कि भाई सालों की वेटिंग चल रही है, चाहे महिंद्रा ले लो, टाटा ले लो, इतनी ज़्यादा वेटिंग है। तो ये जो पर्टिकुलर कार मैंने बुक की थी उसकी जो वेटिंग मेरे को बताई गई थी वो बताई गई थी कि भाई आपको अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर 2022, मतलब मैंने फेब 2022 में बुक कराई थी और मेरे को मिलने वाली थी दिसंबर 2022 में। बट मैंने वो टाइम पे डीलर को बहुत प्लीज़ किया कि नहीं, मेरे को मई में दे दो गाड़ी, बिकॉज मेरे मॉम डैड की ना 25th एनिवर्सरी थी मई में, ठीक है। उन्होंने भी बोला कि दे वो ट्राई, बट इवेंचुअली उनसे हो नहीं पाया। एंड फिर मैं मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी के दिन, मतलब जो मेरे मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी थी वो दिन मैं उनको गिफ्ट नहीं कर पाया कार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सितंबर में मेरे को कॉल आया डीलर का कि सर गाड़ी अवेलेबल है, क्या आपको अपनी डिलीवरी शेड्यूल करवानी है क्या। तो आई वाज लाइक कि येस, मेरे को मेरी डिलीवरी शेड्यूल करानी है। बट द थिंग वाज कि मेरे मॉम डैड ने बोला था कि अभी श्राद्ध चल रहा है, ठीक है। एंड श्राद्ध में यूँ होना कि आप कुछ परचेज नहीं कर सकते, बिग थिंग। तो मेरे मॉम डैड ने बोला कि एक बार श्राद्ध जब खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन गाड़ी की डिलीवरी ले लेंगे। तो दोस्तों 25 सितंबर को, यानी कल श्राद्ध खत्म हो चुका है एंड आज 26 सितंबर को हमारी डिलीवरी शेड्यूल की गई है। 12 बजे की डिलीवरी शेड्यूल की गई है, अभी 10 बज रहे हैं। तो चलते हैं डीलर के शोरूम में जाके देखते हैं कि कौन सी कार मैंने बुक की है। मेरे को तो पता ही है, आपको भी पता चल जाएगा कौन सी कार मैंने ली है। एंड आपको वेरियस अदर ऑप्शन जो भी है मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या ऑन रोड प्राइस क्या होता है, एक शोरूम प्राइस क्या होता है, ताकि आपको भी एक थोड़ा नॉलेज रहे कि कभी अगर आप भी कार परचेज किए या फिर अगर आपने ऑलरेडी परचेज कर लिए तो आपको एक आइडिया रहे कि भाई किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। बिकॉज मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मालूम पड़ी ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस। तो दोस्तों अभी थोड़ा तैयार व्यार हो जाते हैं अच्छे से एंड फिर मैं आपको मिलता हूँ शोरूम में। अभी मैं फ़िलहाल रिक्शे में हूँ एंड मैं और मेरा भाई डीलर के शोरूम में जा रहे हैं। एंड दिस वुड बी लाइक, मतलब मैं पास्ट 5-10 डेज से गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ मेरे फ्रेंड की। मैंने लास्ट 2018 में चलाई थी, जब वो लाइसेंस लेना पड़ता था, आपको गाड़ी सीखनी पड़ती। मैंने 2018 में लाइसेंस लिया था, तब मैंने लास्ट गाड़ी चलाई थी। एंड अभी 5-10 डेज से मैं गाड़ी सीख रहा हूँ। बट जो मेरी फ्रेंड की गाड़ी है वो 5 सीटर है एंड जो हमने गाड़ी जो ली है वो फिलहाल 7 सीटर है। तो मैं वो गाड़ी को लेके आने वाला हूँ फ्रॉम द शोरूम टू आवर हाउस। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा 7 सीटर चलाने का एंड मैं अपनी नई गाड़ी में उसको सीखने वाला हूँ। बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं, वो कर लूँगा अच्छे से। देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये रही हमारी गाड़ी। तो गेस करो आप कौन सी गाड़ी हो सकती है। तब अगर आपको थोड़ा नॉलेज है कार तो आपका, तो जैसा कि मैंने हिंट बताया 7 सीटर है। आप ये देख सकते हो टायर थोड़ा सा दिख रहा है। तो तब तक आप गेस करो ये कौन सी गाड़ी है, आगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारा नंबर प्लेट लग रहा है कार का। तो बेसिकली ये जो नंबर प्लेट है ना, वो डायरेक्टली जो आपका डीलर है वहाँ पे डिलीवर किया जाता है बाय द कंसर्न्ड RTO। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरे को किधर जाना पड़ेगा अपना नंबर प्लेट के लिए। वो डायरेक्टली आपके डीलर पे ही आ जाता है आपका नंबर प्लेट। एंड विदाउट इसके आप अपनी कार को नहीं निकाल सकते। तो एक नंबर प्लेट होना कंपलसरी है और ये डीलर लेवल पर ही लग जाता है। जो पेंडिंग है आपको बता दिया ये। हाँ, और मैं देखा इधर भी कर दूँ। तो अभी हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। वो फास्ट आ गया उसके हाथ में। सो यस, डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं। बस अभी गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं थोड़े टाइम में।
dance with me. Congratulations to all. Congratulations. उसके बाद जो भी हुआ है मैंने ना थोड़ा उसको 2x में कर दिया ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हम ये वीडियो थोड़ा जल्दी एंड कर सके। तो आप देख सकते हो अभी हम यहाँ पे कार की पूजा करवा रहे हैं। तो दोस्तों आपको पूजा के लिए ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूजा किधर करवाएंगे, कैसे होगा, क्या क्या सामान लेके जाने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग डीलर लेवल पर, आपके शोरूम लेवल पर सब कुछ अवेलेबल होता है। तो यहीं पर हमारे लेवल डीलर ने जो हार है उसका अरेंजमेंट करके रखा था। फिर जो आरती की थाली होती है वो भी अरेंज थी, वो जो दिया था वो भी अवेलेबल था, लच्छा अवेलेबल था। फिर उसके बाद जो कुमकुम होता है तिलक के लिए वो भी अवेलेबल था। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें डीलर लेवल पे अवेलेबल थी एंड ये सारे जो भी कस्टमर्स है सबके लिए अवेलेबल था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए अवेलेबल करवाया गया था, ये सारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। बिकॉज उनको भी पता है कि भाई इंडियन फैमिलीज़ में जब वो फर्स्ट कार अपनी परचेज करते हैं यूजुअली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। फर्स्ट कार हो या सेकंड कार हो, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है एंड उनको फिर उसकी पूजा वो लोग उधर ही शोरूम लेवल पर करवा रहे थे। तो हमने भी उधर ही करवा दी थी हमारी पूजा एंड ऑब्वियसली वहाँ के जो वर्कर्स है इसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमें डेफिनेटली एज अ ग्रैटिट्यूड उनको कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी मम्मी स्वास्तिक बनाया है एंड आपको वहाँ पे लच्छा भी प्रोवाइड किया जाता है। लच्छा अगर आपको नहीं पता है तो पता है हम जो रेड कलर का धागा जो हाथ में पहनते हैं उसे लच्छा बोलते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आपको वो लोग नारियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी मम्मी ने स्वास्तिक बनाया है, उसके ऊपर लच्छा रख दिया है। उसके बाद मेरे पापा मम्मी को बता रहे हैं कि इंजन पे भी एक लच्छा ऐसे लगा दो। तो इस तरह से ये पूजा चल रही है। उसके बाद मम्मी ने जो हमारी चाबी है गाड़ी की उसके ऊपर भी तिलक लगा दिया है। तो जैसे जैसे मेरे मॉम डैड ने डिसाइड किया था इंटरनली वही वो लोग कर रहे हैं। अब मेरे को भी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या क्या करना पड़ता है, तो मॉम डैडी इसमें डील कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पापा बोल रहे हैं मम्मी को कि अभी लच्छा पहनवा दो एंड तिलक करवा दो। तो अभी पापा को तिलक लगवाया जा रहा है, तो मम्मी पापा को तिलक लगवा रही है। उसके पहले हमारे घर पे जो जागरी उससे बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो कुछ भी अच्छा काम करने से पहले हम गुड़ लेते, तो यहाँ पे भी हमें गुड़ ऑफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो मम्मी तिलक लगा रही है पापा को। उसके बाद यहाँ पे मेरे को तिलक लगाया जा रहा है, आप देख सकते हो जैसा कि। उसके बाद पापा मेरे को यहाँ पे लच्छा पहना रहे हैं, वो जो मैंने बोला था ना रेड कलर का जो धागा होता है वो पहना रहे हैं पापा। उसके बाद ये जो रेड कलर का धागा है वो मेरे भाई को पहनाया जाएगा। मेरी मम्मी उसका तिलक कर रही है। एंड मेरी मम्मी मेरे भाई को भी गुड़ खिला रही है। उसके बाद मेरा भाई मेरी मम्मी को तिलक, उसके बाद मम्मी ने अपने आप को तिलक लगवाया एंड मेरे भाई ने मेरे मम्मी को लच्छा पहनाया, वो जो रेड वाला लच्छा था। उसके बाद अभी मम्मी गाड़ी की आरती कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो मम्मी गाड़ी की आरती कर रही है। एंड उसके बाद पापा और मैंने और मेरे भाई ने भी गाड़ी की आरती की। तो आप देख सकते हो पापा मम्मी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, मैं और श्लोक भी पीछे से प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे। उसके बाद मम्मी ने नारियल अपने हाथ में रख के पूरी एक गाड़ी का चक्कर मारा है। एंड अभी सबसे डिफ़िकल्ट काम आने वाला है, वो है कि ये जो नारियल है हमें एक बार में इससे तोड़ना पड़ता है। तो मेरी मम्मी ये नारियल को बाहर लेके जा रही है, डीलर के बाहर, शोरूम के बाहर बेसिकली। एंड वहाँ पे हमें इस नारियल को एक बार में फोड़ना है। तो मेरे को लगा ये काम मम्मी कर देगी, बट नहीं, ये काम एक्चुअली ना मेरे को करना था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी ऐसा ये नारियल को फोड़ा नहीं है एक बार में, और कभी मैंने इन जनरल नारियल को फोड़ा नहीं है खुद के हाथों से। तो मेरी थोड़ी फट रही थी, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर एक बार में नारियल नहीं फोड़ा तो ये अपशगुन हो जाएगा एंड ऑल, और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। तो मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी वो टाइम पे एक्चुअली, बट आप देख सकते हो क्या हुआ था वो टाइम पे, आप खुद ही देख लो। तो जैसा कि आप देख सकते हो एक शॉट में वो नारियल फूट ही आता। तो चलो ये काम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। एकदम मेरे को शांति मिली, पता है वो जब हुआ एक शॉट में वो नारियल टूट गया। तो ये है हमारी कार, किया कारेंस, ये चाबी है। सो 7 सीटर की है ये कार। ओके, ये थोड़ा इसका साइड लुक है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूँ। हाँ, सो दिस इज़ द कार।
ये इसका रेयर व्यू है। कारेंस 1.5 पेट्रोल प्रेस्टीज। ये पूरा लुक है। चलो चलो बैठो बैठो। बांधने का यही है। तो ये इस तरह का कुछ इंटीरियर है कार का, आप देख सकते हो। लाओ वो लेके आ, श्लोक हमको लेके आ। ये उसका सब इसमें ही गुड भी है, अच्छा भी है। हाँ, ऊपर किया है, ऊपर लिखे भाई के ऊपर हाथ के लगे बस एक ही बात उधर बीच में स्वास्थ्य बना के आराम इधर बांधो। छोटा पक्का बोल रही है। सालों बाद वापस से। हाँ, कितने टाइम बाद। 15-20 साल बाद। जा एक खड़े खड़े पे गाड़ी की सारी फोटो लेना जा। उसके बाद शोरूम में मेरे एक्चुअली दो दोस्त लोग आ गए थे केक लेके सरप्राइज देने मेरे को, तो हमने फिर केक कटिंग करवाई थी शोरूम के बाहर ही, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि भाई कार का क्या प्राइस था और कितने में मेरे को ये गाड़ी पड़ी और क्या ईएमआई था एंड एवरीथिंग। हम अभी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो दोस्तों वो जो आपने वीडियो देखा जहाँ पे वो वीडियो एंड हुआ, उसके बाद वो जो गाड़ी थी मेरे दोस्त ने मेरे घर तक आई थी, बिकॉज मैं बराबर चला नहीं पा रहा था। बट वो सब तो बात ठीक है। उसके बाद 2 महीने हो चुके हैं एंड आज 25 नवंबर है, तो 26 सितंबर को हमने गाड़ी ली थी एंड आज 25 नवंबर है, तो 2 महीने बाद मैं ये शूट कर रहा हूँ। क्यों ये डिले हुआ, आई थिंक ये सब छोड़ देते हैं, अभी सीधा हम टॉपिक पे आते हैं वापस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कार की सारी डिटेल्स। तो जैसा कि आपको मैंने बोला कि मैंने परचेज़ की है किया की कारेंस पेट्रोल में परचेज़ की है मैंने, ठीक है। यानी ये प्रेस्टीज वेरिएंट है, दो बेस वेरिएंट से एक वेरिएंट ऊपर का ये वेरिएंट है। अगर हम बात करें इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है जैसा कि आपको दिख रहा होगा वो है 10,69,900। आप समझते कि एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है। तो एक्स शोरूम प्राइस बेसिकली वो प्राइस होता है जहाँ पे डीलर तक कार को पहुँचने का जो भी कॉस्ट लगने वाला है उसे बोलते हैं हम एक्स शोरूम प्राइस। तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड होता है, जो मैन्युफैक्चरर उसका मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड होता है, उसके बाद डीलर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड होता है, प्लस जीएसटी भी इंक्लूडेड होता है। एंड मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी पे जो जीएसटी लगता है भाई साहब, एक तो 28% जीएसटी लगता है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल सेस भी लगता है डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपकी गाड़ी कितनी लंबी है। अगर आपकी गाड़ी 4 मीटर से ज़्यादा लंबी है तो एक्स्ट्रा सेस लगता है उसके ऊपर। एंड अगर आपकी गाड़ी का इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से ज़्यादा है तो शायद उसके ऊपर और ज़्यादा सेस लगता है।
तो यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रहा होगा जहाँ पे आपको कार का प्राइस दिख रहा होगा और कितना GST लगा है वो आपको दिख रहा होगा। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3-4 लाख का तो GST लग चुका है, जो ये 10,69,900 के ऊपर इंक्लूडेड है। एंड आपको पता होगा कि आप GST का क्रेडिट नहीं ले सकते हो। अगर आप कार परचेज कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप GST का क्रेडिट GST जो आपने पे किया है कार के परचेज पे, उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपका खुद का डीलिंग है कार्स में या फिर आपका कोई ड्राइविंग स्कूल है, इन दैट केस आप क्रेडिट ले सकते हो, बाकी आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। तो काफ़ी मोटा GST लगता है कार के एक्स शोरूम प्राइस या फिर कार के प्राइस पे। उसके बाद ये एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर डिस्कशन हो गया। इसके अंदर प्रॉफिट जो डीलर है उसका मार्जिन भी इंक्लूडेड होता है। उसके अपन बात करते हैं TCS। तो 1% TCS लगता है। अगर आप CA स्टूडेंट तो आपको पता होगा TCS क्या होता है। बेसिकली टैक्स कलेक्टेड सोर्स होता है। ये आपका एक तरह का एक्सपेंस नहीं है, बेसिकली ये एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो आपने डिपॉजिट किया होगा गवर्नमेंट को। तो बेसिकली ये जो है वो शोरूम डीलर जो आपसे ले लेता है 10,699 मुझसे लिया गया था एंड उन्होंने आगे जाके गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर दिया होगा। तो जो भी आपने पैन कार्ड सबमिट किया होगा ड्यूरिंग परचेज ऑफ योर कार, वो पैन कार्ड के सामने इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। उसकी यार बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड सर्विस चार्ज। आप देख सकते हो कुछ 1,33,506 मतलब कुछ 1,33,000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ा है। तो बेसिकली अगर आपको कार को ऑन रोड चलाना है इंडिया में तो आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा इन द स्टेट दैट यू हैव परचेज। तो मैंने करंटली मुंबई में परचेज किया है, तो इसके ऊपर महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा है जो पूरे इंडिया में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा है। तो 1,33,506 का मेरे को ये चार्ज लगा है। उसके बाद एक्चुअल जो चार्ज मेरे को लगा था ना वो कुछ 1,27,000 था। जो RTO चार्जेस था उसके ऊपर जो 4-5 रुपये वो डीलर ने लिए एज यू नो, सारा उसने खुद से सब किया है, मेरा उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो उसने सब अपने आप ही किया है, सब अपने आप ने उसने मैनेज किया RTO से। तो उसका उसने एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लिया 4-5 हज़ार रुपये। दैट इज आई फील कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, मतलब वही अगर सब मगजमारी कर रहा है तो अपने को देना ही पड़ेगा उसको। उसके बाद बात करते हैं किया प्रेफर्ड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहोगे तो आप खुद का इंश्योरेंस भी ले सकते हो। 49,000 का मेरे को ये इंश्योरेंस पड़ा है। अगर बट इसमें ऑफ मार्केट अगर मैं ट्राई करता या फिर मैं खुद से अगर इंश्योरेंस लेने की ट्राई करता मार्केट में जाके तो मेरे को शायद ये कुछ 20-25 हज़ार में मिल जाता था अच्छा खासा इंश्योरेंस। बट यहाँ पे मेरे को वो डीलर ने फोर्स किया था कि भाई आपको हमारा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा वरना आपको ये कार नहीं मिलेगी, बिकॉज वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। ये कार पे कुछ 1-1.5 साल की वेटिंग चल रही है अभी फिलहाल ये कार पे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो डीलर का ना मोटा कमीशन होता है। तो लेट्स से अगर ये 50,000 का इंश्योरेंस है ना तो कुछ 25-30 हज़ार रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाते हैं, रिमेनिंग 20,000 रुपये ना डीलर के पॉकेट में जाते हैं। तो इसमें इनका भारी कमीशन रहता है, ऑलमोस्ट 50% का कमीशन रहता है डीलर्स का यहाँ पे। उसके बाद फास्टैग है 500 रुपये का। तो मैंने कुछ 500 रुपये दिए थे फास्टैग को, जिसको मेरे को कुछ 380 रुपये 400 रुपये का फास्टैग का बैलेंस मिला है। उसके बाद 4th और 5th ईयर की अगर आप चाहो तो आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, जिसका कुछ 30,000 रुपया चार्जेस है, वो मैंने ऑप्ट नहीं किया है। उसके बाद RSA करके है रोड साइड असिस्टेंस। तो बेसिकली अगर आपकी कार किधर अटक जाती है तो किया के रोड साइड असिस्टेंस वाले आएंगे और आपकी कार को जो भी दिक्कत है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो उसका कुछ उन्होंने 1,400 रुपया चार्ज लिया। तो उसके बाद एक्सेसरीज किट जो है 30,000 की मेरे को लगानी पड़ी है। तो बेसिकली ये क्या है, ये कंपल्सरी आप कह सकते हो, इसको मेरे को लेना पड़ा था बिकॉज कार की वेटिंग बहुत ज़्यादा है एंड अगर आपको उस वेटिंग को कम करना तो आपको एक्सेसरीज डलवानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा डीलर का जो थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। तो मेरे को 30,300 रुपये की एक्सेसरीज डलवानी पड़ी थी एंड वो एक्सेसरीज मैंने क्या क्या डलवाई थी वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद टोटल जो ऑन रोड मेरे को प्राइस पड़ा है ये सब ऐड करने के बाद वो पड़ा है 12,95,303। तो कुछ 13 लाख की मेरे को ये कार पड़ी है ऑन रोड। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने कितने का लोन लिया है, तो मैंने 11,27,000 का लोन लिया है एंड रिमेनिंग जितना भी अमाउंट है दैट इज 1,68,000 मैंने कुछ डाउन पेमेंट कर दिया था। और मैंने जो ये लोन लिया है ये मैंने लोन लिया है 7 साल के लिए मैंने ये लोन लिया है। एंड आप पूछोगे सर 60 साल के लिए क्यों लोन लिया, 5 साल के लिए 3 साल के लिए यूजुअली लोग लेते थे, बट यहाँ पे मैंने 7 साल का SBI लिया है। नंबर 1 यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को कोट किया गया था वो बहुत ज़्यादा कम था। तो अभी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा देखोगे वो कोट किया गया है 7.85% मैंने ये इंटरेस्ट लोन लिया है। एंड ये जो लोन है वो फिक्स्ड लोन है, ये फ्लोटिंग रेट ऑफ लोन पे नहीं है। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड रहेगा ड्यूरिंग ऑल दी 7 ईयर्स। एंड ये मैंने लोन लिया है SBI का। तो कंसिडरिंग मेरा सैलरी इनकम था तो मेरे को इसलिए थोड़ा कम जो इंटरेस्ट रेट है वो कोट किया गया है। अगर शायद मेरा बिजनेस होता तो मे भी थोड़ा मेरे को 8% के आसपास कुछ मेरे को कोट किया जाता जो मेरा इंटरेस्ट रेट होता। तो यहाँ पे मैंने 60 साल का इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे मेरा फिर एक ऑप्शन है कि 2 साल बाद में मेरा जो लोन है उसको कंप्लीटली प्रीपे कर सकता हूँ या फिर रीपे कर सकता हूँ पूरा लोन, तो विदाउट एनी चार्जेस। तो 2 साल बाद मैं चाहूँ तो अपना लोन को रीपे कर सकता हूँ। तो दैट इज मैंने सोचा कि भाई 60 साल का ले लेते हैं, अगर मैं जल्दी रीपे करना चाहता हूँ तो मैं 2 साल बाद रीपे कर सकता हूँ। तो 60 साल का मैंने ये लोन लिया है एंड मेरी जो EMI बनेगी पर मंथ वो कुछ 17,482 की EMI है। तो कुछ 17,500 की मेरी EMI आएगी पर मंथ।
तो ये था सारा EMI का और लोन का और जो भी एक्स शोरूम प्राइस जो मैंने आपको बोला था, ऑन रोड प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। एंड अभी नंबर सेकंड चीज़ जो मेरे को क्लैरिफाई करनी, जो इस वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा होगा कि भाई बाइंग माई फर्स्ट कार एट द एज ऑफ 22, टू बी ऑनेस्ट जैसे मैंने यूट्यूब पर्पज़ के लिए लिखा था कि थोड़ा व्यूज़ एंड ऑल के चक्कर में, बट इन रियलिटी इट डजंट मैटर कि भाई आप कब कार परचेज कर रहे हो, आप कोई भी एज में परचेज करो, इट डजंट रियली मैटर टू बी वेरी ऑनेस्ट। नंबर सेकंड थिंग कि भाई अब आप बोलो कि भाई कार क्यों परचेज की सर, आपने कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, आपको पता है, तो क्यों परचेज की? एक तरह से लायबिलिटी भी, इतना खर्चा है कार का कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा है, फिर आपको इतना सारा टोल देना पड़ेगा। आई नो दैट इज टोटली एग्रीड, बट समटाइम्स इमोशंस पहले आ जाते हैं एंड दिमाग थोड़ा बाद में काम करना शुरू करता है। तो सेम सिमिलरली कार बाइंग का डिसीजन भी इसी तरह था कि भाई अगर आप हर चीज़ को अगर आप फिनेंशियली देखोगे या फिर मनी वाइज देखोगे तो कभी भी आप कोई कार या फिर कोई भी महंगी चीज़ नहीं ले पाओगे ज़िंदगी में। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि यार फर्स्ट कार है और एक कार तो बनती है घर में, तो दैट इज़ द रीज़न हमने कार परचेज़ की। एंड बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में। ऑल्सो जो नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है वो अपना CA कॉन्वोकेशन का व्लॉग होने वाला है, तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख लेना। बाय बाय।